नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीक्षा चौधरी अपने YouTube चैनल लर्निंग जिला पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने सेल के शेप और साइज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ सिमिलरिटीज होती है, जिसके बारे में आज हम देखेंगे। जो प्लांट सेल होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, मतलब कोशिकांग, कोशिका के अंग। इसमें ढेर सारे कोशिका के अंग पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसका डीपली स्टडी हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, परंतु आज हम इसका एक ओवरव्यू चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट सेल के सेल वाल की बात करेंगे। जो सेल वाल होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड होती है। रिजिड मतलब कठोर। ये रिजिड होती है और ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जैसे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, और इसमें अनेक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे लिग्निन, क्यूटिन आदि भी इसमें होते हैं। बट इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन का होता है। मिडिल लैमेला जो होता है वो सेल वाल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बीच का पार्ट होता है। ये जो लेयर होती है मिडिल लैमेला की, जब फ्रूट्स पक जाते हैं तो इसमें मिडिल लैमेला जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। अगर ये डिसॉल्व नहीं हुआ रहता है, जैसे कि हम लोग एप्पल्स वगैरह खाते हैं, अगर वो कच्चा रहता है या अमरूद खाते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा वो पका नहीं हुआ होता है तो उसमें कुछ क्रंची सी आवाज़ आती है जब हम लोग उसको खाते हैं। तो वो जो आवाज़ होती है वो मिडिल लैमेला की टूटने की होती है, क्योंकि ये डिसॉल्व तो हुआ ही नहीं रहता, इनसॉल्वेबल स्टेट में रहता है। तो जब हम उसको खाते हैं तो उसमें इसके टूटने की आवाज़ आती है, जो हमें सुनाई पड़ती है, क्रंची सी कुछ होती है। और इसके अंदर की जो लेयर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमेबल होती है, और ये जो होती है, जैसे विभिन्न प्रकार के पदार्थ कोशिका के अंदर जाते हैं, यहाँ से निकलते हैं, तो ये जो लेयर्स होती हैं यहाँ किनारे की सारी, वो ये डिसाइड करती हैं। ये सेमी परमेबल होती है तो ये कुछ चीज़ों को ही अपने अंदर आने देती है और कुछ चीज़ों को ही बाहर निकलने देती है। तो ये डिसाइड करती है किन पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालना है और किन पदार्थों को कोशिका के अंदर लेके जाना है। तो ये जो भित्तियाँ होती हैं ये एक तरह से तो कोशिका की रक्षा करती हैं, इनको शेप और साइज देती हैं, और ये भी डिसाइड करती है कौन सी मटेरियल शेल के अंदर जाए और कौन से मटेरियल बाहर निकले, क्योंकि कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कोशिका के लिए हार्मफुल होते हैं और कुछ जो होते हैं वो इसके लिए हेल्पफुल भी होते हैं। तो वो जो अच्छे मटेरियल्स होते हैं जिसका कोशिका में उपयोग होता है या यूजफुल मटेरियल्स होते हैं उसको ही कोशिका के अंदर आने देती है, और जितने वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको कोशिका से बाहर निकाल देती है। अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म जो इसमें द्रव पदार्थ भरा होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो कोशिका में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, ये कोशिकांग साइटोप्लाज्म के अंदर ही डूबे रहते हैं। जो इसमें एक्सेप्शन है वो है सेल, जो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो साइटोप्लाज्म से अलग होता है। तो इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे जब हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे आगे टॉपिक्स है। अब हम बात करते हैं वैक्यूल। वैक्यूल जिसका अर्थ होता है राजधानी या रिक्तिका। वैक्यूल ये कोशिका के अंदर का एक स्थान होता है। इसमें जो कोशिका के जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो इसमें रहते हैं, जैसे जिन मटेरियल्स का उपयोग कोशिका कर लिया है अब उसका कोई यूज़ नहीं है, जैसे कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिसका उपयोग करने के बाद वो दोबारा उपयोग नहीं की जाती हैं, तो वो इसी वैक्यूल में आकर संचित रहती हैं। और ये जो वैक्यूल होता है ये कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है, ये निर्जीव होता है। तो इसको हम कोशिकांग तो कहेंगे नहीं क्योंकि ये निर्जीव होता है, परंतु ये जो होती है सबसे बड़ी संरचना होती है कोशिका के अंदर की। तो इसके बाहर एक लेयर पाई जाती है, इसमें मतलब जो कोशिका होती है इसके बाहर तीन मेनली जो होती है वो 3 लेयर पाई जाती है, परंतु जो ये रिक्तिका होती है इसके अंदर केवल एक लेयर ही पाई जाती है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया है या प्लास्टिड है इसमें 2-2 लेयर्स होती है। ये जो होती है केवल एक लेयर से ही मिलकर बनी हुई होती है। अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, कॉन्ड्रिया, इसमें एनर्जी जो होती है वो संचित रहती है। जितनी ऊर्जा होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही संचित होती है, और जो ऊर्जा संचित होती है वो एडीपी के रूप में संचित होती है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसके रूप में ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होती है, और जब हम इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो ये एटीपी के रूप में चेंज हो जाती है, और इसका उपयोग हम कर लेते हैं। और फिर जब ऊर्जा का उपयोग करने के बाद की जो
ऊर्जा बचती है वो पुनः एडीपी के रूप में संचित हो जाती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमको कार्य करने के लिए एनर्जी देता है, जिसके कारण इसे हम पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस या ऊर्जा गृह, पावर हाउस या ऊर्जा गृह, क्योंकि ये जो होती है वो हमको काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराती है। पावर हाउस। अब माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तो इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे जब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें जो होता है अपना खुद का अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण इसमें स्वतः गुणन की क्षमता पाई जाती है। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कर सकता है, इसीलिए इसे हम अर्ध स्वायत्त कोशिकांग या अतः स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। अतः स्वायत्त कोशिकांग, क्योंकि इसमें जो होता है द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है डीपी होने के कारण, जिसके कारण ये अपनी कोशिका, मतलब इनकी जो कोशिकांग होती है अपनी जैसे संरचना को ये बना सकते हैं, जिसके कारण इन्हें अतः स्वायत्त या अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। जो होता है ये कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये जो होता है अर्ध स्वायत्त कोशिकांग की भांति कार्य करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा वो ऑर्गेनल्स है जिसमें अपना खुद का डीएनए पाया जाता है या आनुवंशिक मटेरियल पाया जाता है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब हम बढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। जो क्लोरोप्लास्ट होती है इसमें हमको जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है वो क्लोरोप्लास्ट में ही संपन्न होती है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, क्योंकि केवल प्लांट ही ऐसे होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। इसमें जो होता है ग्रेनम पाए जाते हैं, ग्रेनम और स्ट्रोमा। तो हम इसको याद कर सकते हैं, एलजी मतलब कंपनी नहीं, ये एलजी मतलब होता है लाइट, और जी मतलब होता है ग्रेनम। और दूसरा याद कर सकते हैं डॉक्टर साहब से, डीएस। तो डी मतलब होता है डार्क रिएक्शन और साहब मतलब होता है स्ट्रोमा। तो हम देखते हैं जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है वो 2 टाइप्स की होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, जो कि क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो जब हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे सिक्के के आकार की, ग्रेनम कहते हैं, स्ट्रोमा। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे डीपली, बट ये इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की वो क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में होती है और जो डार्क रिएक्शन होती है वो किस पार्ट में होती है। तो एल मतलब होगा लाइट और जी मतलब ग्रेनम। तो जो लाइट रिएक्शन होगा वो ग्रेनम में संपन्न होगा, जबकि जो डार्क रिएक्शन होगा वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट को लेके, और इसके बारे में जो डीपली है वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बताएंगे। और ये याद करें, लाइट रिएक्शन ग्रेनम में, डार्क रिएक्शन जो होती है वो स्ट्रोमा में संपन्न होती है, जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब हम देख लेते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोम जो होते हैं वो छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, इनकी संरचना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ऐसे ही इसके 2 पार्ट्स होते हैं, 70S 80S। और इसमें जो राइबोसोम होती है इसका जो मेन फंक्शन होता है ये होता है प्रोटीन का निर्माण करना। तो राइबोसोम जो होती है वो प्रोटीन का निर्माण करती है, जिसके कारण इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। जो न्यूक्लियस होता है इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस को कंट्रोल रूम कहा जाता है। तो न्यूक्लियस जो होता है वो सेल में होने वाली सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जिसके कारण न्यूक्लियस को इसका कंट्रोल रूम भी कहते हैं। और न्यूक्लियस के चारों ओर पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 2 टाइप्स का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ दाने के समान ऐसे, पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं। तो इसमें जो होता है राइबोसोम के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ये डॉटेड टाइप के होते हैं। देख लेते हैं, ये
समझ लेते हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इस पे अगर हमको ऐसे पॉइंट की ऐसे संरचना देखेंगे छोटी छोटी ऐसे कण, तो ये जो होते हैं राइबोसोम के कण होते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है या RER, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम के कण प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ये जो होते हैं प्रोटीन संश्लेषण करते हैं और ये प्रोटीन का संचय करते हैं। और जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो काम इन पे प्रेजेंट राइबोसोम्स का होता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें कोई भी राइबोसोम के पार्टिकल नहीं पाए जाते, मतलब इसमें राइबोसोम के पार्टिकल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जिसके कारण इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये जो होता है मुख्यतः लिपिड का संचय करता है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये उसका प्रोटीन का संचय करता है, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये लिपिड्स का संचय करता है। इन लोग के अन्य भी फंक्शन है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो न्यूक्लियस होता है इसके देखिए बाहरी जो परत होती है ये भी कुछ इसी की भांति है। तो इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो रफ हो या स्मूथ, ये जो होता है न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। मतलब जो न्यूक्लियस होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही बना होता है। और इसमें न्यूक्लियस में एक छोटी सी संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियोलस होता है ये इस पे इस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्टडी चल रही है, क्योंकि ये जो होते हैं अब ये सभी कोशिका का मतलब एकदम मेन पार्ट होता है। इसकी स्टडी करना भी काफ़ी टफ है, क्योंकि ये कोई भी अगर सेल में कोई भी परिवर्तन होता है तो इसके कारण अगर न्यूक्लियोलस में कोई चेंजिंग आ रही है तो हमें काफ़ी डिसीज़ हो सकती है जो जिसका अभी तक दवा भी नहीं हुआ है, जैसे कि कैंसर। तो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है न्यूक्लियोलस में तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। वैसे तो वो ह्यूमन सेल के लिए ज़्यादा, क्योंकि ह्यूमन सेल में ही कैंसर डिसीज़ होती है और इसके कारण प्लांट्स को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है अगर इसमें कोई चेंजिंग आ जाती है तो किसी रीज़न के कारण। अब देख लेते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसा कि पहले बता चुके, जो न्यूक्लियर इन्वेलप मतलब होता है लिफाफा। हिंदी में जो हम लोग मेनली यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं लिफाफा। तो जो इन्वेलप होता है ये एक मेम्ब्रेन ही होती है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। जो लिफाफा होता है वो किसी भी चीज़ को कवर्ड किए होता है। तो इसी प्रकार से जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है ये न्यूक्लियस को कवर्ड किया होता है, इसीलिए इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। और पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना होता है। अब देख लेते हैं गोल्जी बॉडी। जो गोल्जी बॉडी होती है ये कुछ इसकी संरचना इसी टाइप में होती है। इसमें सिस और ट्रांस फेजेस पाए जाते हैं, जिसे फार्मिंग फेज, मैच्योरिंग फेज भी कहते हैं। तो इसके बारे में तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। बट ये जो गोल्जी बॉडी होता है, जब शुक्राणु जनन की क्रिया होती है, जो शुक्राणु का अग्रपिंडक होता है, एक्रोसोम का जो एकदम ऊपरी वाला हिस्सा होता है, एक्रोसोम के अग्रपिंडक का निर्माण करने का ये कार्य करती है गोल्जी बॉडी। और इसे हम ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। इसे हम ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में, तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है ये सेल डिवीज़न में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जब सेल डिवीज़न होता है तो इसमें जो गुणसूत्रों का डिवीज़न होता है, तो ये गुणसूत्रों की संख्या को निर्धारित करते हैं कितने होंगे किसमें। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये क्रोमोसोम की संख्या का निर्धारण करते हैं। जो क्रोमोसोम होता है यह DNA का पार्ट होता है। तो आई थिंक प्लांट सेल में ये बचा लाइसोसोम, जिसकी हिंदी होती है पाचक काय। तो जो लाइसोसोम होता है ये जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं जो कोशिका के लिए हार्मफुल होते हैं, ये उसको स्वानिष्टीकरण द्वारा नष्ट कर देता है या फिर पचा देता है अपने। इसमें कई जलअपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो हार्मफुल जो पार्टिकल्स आते हैं वो उसको स्वयं द्वारा नष्ट कर देते हैं या पचा देते हैं, जिसके कारण इसे पाचक काय कहते हैं। इसकी इंग्लिश होती है लाइसोसोम। आई थिंक प्लांट सेल के बारे में तो हम एक बार ओवरव्यू चेक कर देख लिए हैं।
अब हम इसका जो डीपली अध्ययन है वो एक एक ऑर्गेनल्स का अध्ययन हम अच्छे से करेंगे। हम एक बार अब देख लेते हैं, सेम जैसे प्लांट सेल है उसी प्रकार से एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल के बारे में एक बार देख लेते हैं और डिफरेंसेस इसमें देख लेते हैं। तो एनिमल सेल, तो इसमें जो होती है पहले तो इसमें सेल वॉल था, इसमें सेल वॉल जो होती है वो अब्सेंट होती है, इसमें केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परिवेवल होती है, जैसा कि इसमें हम लोग देख चुके हैं। और सेमी परिवेवल होने के कारण ये कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं, कुछ मटेरियल्स को ही कोशिका के अंदर आने देती है, कुछ मटेरियल्स को ही कोशिका के बाहर जाने देती है। और ये जो होती है कोशिका की एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और ये कोशिका की आकार एवं आकृति प्रदान करती है कोशिका को। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद इसमें भी साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जिसके साइटोप्लाज्म में ही जितने भी कोशिकांग होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही डूबे हुए होते हैं। और साइटोप्लाज्म के बाद आता है वो माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोगों में वो प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो अपसेंट होता है, क्योंकि हम लोग जो होते हैं वो परपोषी होते हैं, भोजन के लिए प्लांट्स या दूसरे एनिमल पर हम लोग डिपेंड रहते हैं, तो जिसके कारण इसमें क्लोरोप्लास्ट अपसेंट होता है। और जबकि ये जो होता है प्लांट सेल, ये प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट में ही अपने भोजन का निर्माण करता है, जिसके कारण इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और जो ह्यूमन सेल होते एनिमल सेल होती है इसमें क्लोरोप्लास्ट अपसेंट होता है। और इसमें एक बात और, जो क्लोरोप्लास्ट होती है वो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया छोटा होगा, इसकी संरचना को थोड़ा देख के बनाइएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो हमेशा क्लोरोप्लास्ट से उसकी साइज छोटी होती है। वैसे हम लोग बात कर रहे थे एनिमल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं, तो इस जो वर्क इसमें होता है वही वर्क इसमें भी होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये हम लोगों को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके लिए कारण इसे पावर हाउस भी कहते हैं। और इसमें जो ऊर्जा होती है वो एडीपी के रूप में संचित रहती है, और जब हम इसका उपयोग करते हैं तो वो एडीपी के रूप में ही हम इसका उपयोग करते हैं, एटीपी के रूप में हम इसका यूज करते हैं, और एडीपी के रूप में ये संचित रहती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो जो न्यूक्लियस होता है वो भी पढ़ चुके हैं कि ये समस्त कोशिकाओं को अपने कंट्रोल में रखता है, जिसके कारण इसे हम कंट्रोल रूम भी कहते हैं। जितनी भी समस्त क्रियाएं होती हैं इसका जो मेन जो कर्ता धर्ता बोल सकते हैं वो न्यूक्लियस ही होता है, न्यूक्लियस या केंद्रक। और फिर इसमें न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है, जिसके कारण अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हमको कई प्रकार की डिसीज का सामना करना पड़ता है। न्यूक्लियोलस ये जो होती है छोटी सी संरचना होती है यहाँ पे, और यहाँ पे हम वो जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है, डीएनए या क्रोमोसोम वगैरह। तो जो डीएनए होता है, यहाँ हम लिख सकते हैं डीएनए, ये सूचनाओं का वाहक होता है, ये सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ले जाने का कार्य करता है। तो डीएनए ये आनुवांशिक इकाई भी होती है, इसे कहते हैं। फिर हम बात करते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें राइबोसोम अपसेंट होते हैं, और राइबोसोम अपसेंट होने के कारण इसमें जो होता है प्रोटीन का संचय नहीं हो पाता है। जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसमें ये जो बिंदुवत संरचना दिखाई दे रही है ये राइबोसोम्स की होती है। और राइबोसोम का वर्क हम पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम का जो काम होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। तो राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, और जो राइबोसोम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं तो ये जो होते हैं प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका संचय करती है। तो इसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें राइबोसोम अपसेंट होते हैं उसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर देख लेते हैं सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल अब पहले बार देख रहे हैं, क्योंकि इसमें जो प्लांट सेल होती है इसमें सेंट्रियोल अपसेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल जो होता है ये मियोसिस या माइटोसिस में काफ़ी मदद करता है, मतलब समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। जब सेल डिवीजन होता है तो इसको हम बता भी चुके हैं कि जब सेल डिवीजन होगा जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो पोल्स पे मूव करते हैं। पोल्स पे मूव करने के बाद ये यहाँ से स्पेंडल फाइबर्स निकालते हैं। जब स्पेंडल फाइबर्स पूरे कोशिका में फैल जाता है तो ये
अनेक क्रियाएं होती हैं इसमें। आगे क्रोमोसोम जुड़ते हैं, फिर कोशिका का डिवीजन होता है। तो हमको केवल ये सेंट्रियोल से मतलब है, जो सेंट्रियोल होते हैं ये कोशिका डिवीजन में हेल्प करते हैं। और इसमें जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं, ये जिस संरचना दिखाई पड़ रही है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की, ये भी इसी में हेल्प करती है। जो इसमें गुणसूत्र का जब डिवीजन होता है ये क्रोमोसोम का, तो ये इनकी संख्या का निर्धारण करती है, या फिर मतलब कितनी कोशिका कितनी गुणसूत्र का निर्माण करना है, कहाँ भेजना है, ये गुणसूत्रों के बारे में हेल्प करती है, गुणसूत्रों को लेके माइक्रोट्यूब्यूल्स। और माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया, सेंट्रियोल। अब बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम जिसको पाचक काय कहते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, जो बाहर से आए हुए पार्टिकल्स को जो कोशिका के लिए हार्मफुल होते हैं वो उसको पचा देते हैं या नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण इसको हम पाचक काय या लाइसोसोम कहते हैं। और कभी कभी जो लाइसोसोम होते हैं वो अपनी ही कोशिका को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण इसे आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम इसमें भी प्रेजेंट होता है, आई थिंक छूट गया, परऑक्सीसोम ऐसी संरचना पाई जाती है। जो परऑक्सीसोम होता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, परऑक्सीसोम मतलब पर ऑक्साइड। ये जो परऑक्सीसोम होता है वो पर ऑक्साइड का निर्माण करता है। मेनली जो होता है वो H2O2 का फॉर्मेशन करता है। तो H2O2 का जो निर्माण होता है वो कोशिका के परऑक्सीसोम में ही होता है, जो कि प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है। फिर अब हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी। जो गोल्जी बॉडी होती है, इसमें हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इसमें सिस और ट्रांसफेसेस पाए जाते हैं। और गोल्जी बॉडी जो होती है वो एक्रोसोम का निर्माण करती है। एक्रोसोम के अग्रपिंडक जो उसके आगे का पार्ट्स होता है उसका निर्माण करती है, जो गोल्जी बॉडी करती है। फिर आता है माइक्रोविलाई। जो माइक्रोविलाई होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं। इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से वैसे तो पूरा देख सकते हैं, बट ये जो होते हैं ये इसके सरफेस एरिया पर पाए जाते हैं। तो इसके द्वारा ये कुछ जो पदार्थ होते हैं उनका सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन ये माइक्रोविलाई करते हैं। वैसे तो जो जितने मटेरियल्स होते हैं वो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा भी कोशिका के अंदर बाहर आते हैं, लेकिन जो माइक्रोविलाई होता है ये मेन रूप से पदार्थों का एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन करता है। और इसमें जो होता है सेलुलर एडिशन की क्रिया होती है। आई थिंक आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में एक ओवरव्यू पता चल गया होगा। अब हम इसी टाइम इसमें डिफरेंसेस भी देख लेते हैं। हम बात करेंगे कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच अंतर के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल। तो जो सेल वॉल होती है वो जंतु कोशिका में जो थी वो एब्सेंट थी, उसमें केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पाई जा रही थी। तो जो सेल वॉल होता है वो जंतु कोशिका या एनिमल सेल में जो होता है वो एब्सेंट होता है, जबकि जो प्लांट सेल होता है इसमें सेल वॉल वो प्रेजेंट होता है। परंतु वो बैक्टीरियल सेल, ये जो बैक्टीरियल सेल होता है इसे पादप कोशिका में रखा गया है, क्योंकि इसमें बैक्टीरियल सेल में जो कोशिका भित्ति होती है वो प्रेजेंट होती है, जिसके कारण बैक्टीरियल सेल को पादप कोशिका के अंतर्गत रखा गया है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्लास्टिड या हरित लवक मेनली जो होता है वो हरित लवक ही मतलब क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, क्योंकि एनिमल सेल जो होते हैं वो परजीवी होते हैं, भोजन के लिए दूसरे पौधों या जंतुओं पर डिपेंडेंट होते हैं। जबकि जो प्लांट सेल होता है ये अपने भोजन का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में करता है, वो डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन के माध्यम से। तो उसमें जो क्लोरोप्लास्ट में स्टोमा और ग्रेनम होते हैं उसकी सहायता से ये भोजन का निर्माण करता है। तो जो पादप कोशिका होती है उसमें प्लास्टिड जो होता है वो उपस्थित होता है, जबकि जो जंतु कोशिका या एनिमल सेल होती है इसमें प्लास्टिड एब्सेंट होता है। जो कवक होता है इसमें जो प्लास्टिड होता है ये अनुपस्थित होता है, जबकि इसे पादप कोशिका में रखा गया है। जो अब बात करते हैं लवक। लवक जो होता है प्लास्टिड, इसमें मेनली क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात किया गया है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, क्योंकि जो एनिमल सेल होते हैं ये अपने भोजन का निर्माण ये परपोषी होते हैं, ये अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों या अन्य जंतुओं पर आश्रित होते हैं, जिसके कारण इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, क्योंकि इसका कोई यूज ही नहीं है। जबकि जो प्लांट सेल होते हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है,
क्योंकि ये अपने भोजन का निर्माण वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। उसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना और स्टोमा में संपन्न होते हैं, इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। तो इसमें बस जो क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड होता है वो एनिमल सेल में एब्सेंट, जबकि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। और प्लांट सेल का एक एग्जाम्पल है कवक या फफूंद। जो कवक होता है इसमें प्लास्टिड अनुपस्थित होता है। तो ये अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं? तो जो कवक होता है ये अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से, कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। ये अपमार्जक के रूप में कार्य करता है। अपमार्जक मतलब ये जो हमारे ढेर सारी गंदगी या ये गंदगियों को दूर करता है। मतलब जितने प्रदूषण होते हैं ये प्रदूषण को दूर करता है, इसीलिए इसे अपमार्जक भी कहते हैं। तो जो कवक होता है इसमें प्लास्टिड अनुपस्थित होता है और ये अपने भोजन का निर्माण कार्बनिक पदार्थों से या सड़े गले पदार्थों से करता है। फिर आता है सेंट्रियोल या तारककाय। सेंट्रियोल जैसा कि पहले भी पढ़ चुके, जो सेंट्रियोल होता है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो सेल डिवीजन जो होता है वो जंतु कोशिका में उपस्थित होता है जो सेंट्रियोल होता है, जबकि जो प्लांट सेल होते हैं इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। परंतु जो निम्न पादप होते हैं जैसे बैक्टीरियल सेल, इसमें जो तारककाय या सेंट्रियोल होता है ये प्रेजेंट होता है। फिर आदि वैक्यूल या रिक्तिका या राजधानी। जो राजधानी होती है वो जंतु कोशिका या एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। अगर ये होती भी है तो बहुत छोटी छोटी होती है और बहुत कम अमाउंट में होती है, जबकि जो रिक्तिका या वैक्यूल होती है ये पादप कोशिका में इसकी ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है और बड़ा होता है। ये काफ़ी ज़्यादा स्थान घेरे रहता है प्लांट कोशिका में। फिर बात करते हैं कोशा विभाजन, कोशिका विभाजन या फिर सेल डिवीजन। जो कोशिका विभाजन होता है वो तारक केंद्रीय प्रकार का होता है। मतलब इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो सेंट्रियोल के माध्यम से होता है, तारककाय या सेंट्रियोल। तो इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो तारक केंद्रीय प्रकार का होता है, इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो सेंट्रियोल के माध्यम से होता है। जबकि जब पादप कोशिका में कोशिका विभाजन होता है तो उनके बीच एक पट का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण इसमें जो कोशिका विभाजन होता है वो कोशिका पट निर्माण के द्वारा होता है। जब दो सेल्स के बीच में एक पट बन जाता है, एक प्लेट बन जाती है, सेल प्लेट। तो ये जो सेल प्लेट होती है कोशिका को अलग अलग कर देती है, जिसके कारण एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो जो प्लांट सेल होती है इसमें सेल डिवीजन वो सेल प्लेट के माध्यम से होता है। फिर संचित भोजन। जब एनिमल सेल होता है इसमें जब भोजन संचित होता है, जिसका हम लोग कुछ मतलब जब भोजन ग्रहण करते हैं तो कुछ भोजन का तो एनर्जी के रूप में उपयोग कर लिया जाता है और जो कुछ होता है वो कुछ भोजन वो संचित हो जाता है। तो जो ह्यूमन में संचित होता है या एनिमल सेल में संचित होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। जबकि जो प्लांट सेल होता है इसमें जो भोजन संचित होता है वो मड या स्टार्च के रूप में संचित होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट, जबकि प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होने के नाते इसे प्लांट सेल में रखा गया है। फिर लवक क्या प्लास्टिड। जो प्लास्टिड होता है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। कवक या फफूंद जो होता है इसमें प्लास्टिड अनुपस्थित होता है और ये अपने भोजन जो प्राप्त करता है वो कार्बनिक पदार्थों से या सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है। और फिर सेंट्रियोल या तारककाय। एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। जितने निम्न पादप होते हैं उसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। फिर वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, अगर होती भी है तो बहुत कम मात्रा में होती है और छोटी छोटी होती है। और प्लांट सेल इसमें रिक्तिकाएं प्रेजेंट होती हैं। कोशिका विभाजन या कोशा विभाजन, सेल डिवीजन ये तारककाय से होता है या सेंट्रियोल के माध्यम से होता है। इसीलिए जंतु कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है वो तारक केंद्रीय प्रकार का होता है, जबकि पादप कोशिका में कोशा पट के निर्माण के द्वारा होता है। और जंतु कोशिका में जो भोजन संचित होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में, जबकि पादप कोशिका में जो भोजन संचित होता है वो मंडिया स्टार्च के रूप में संचित होता है। आज हमने जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में एक ओवरव्यू देखा और उसके तुलनात्मक गुणों के बारे में अध्ययन किया। इसी इजाजत, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।